नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5 मैकेनिक्स का। तो न्यूमेरिकल की पहले स्टेटमेंट क्लियर करें। A large ladder on a last floor may lean against a smooth wall। क्या है कि हमारे पास एक लेडर है जो जिसका जो वन होता है वो किसके साथ, ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, और जो वन होता है उसको किसके साथ टच कर रहा है, स्मूथ वॉल के साथ। लेकिन यहाँ पे जो बात स्मूथ वॉल, तो बच्चा स्मूथ है तो जाहिर बात है वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। अगर रफ वॉल होती तो इसका मतलब है वहां पे कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, लेकिन उसने वर्ड यूज किया अगेंस्ट स्मूथ वॉल। तो जब भी वर्ड स्मूथ का यूज हो तो आपकी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारे पास जिस जगह पे स्मूथ का यूज करते हैं वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती। अगर वो वहां पे वर्ड यूज करता है रफ वॉल का तो फिर वहां पे फ्रिक्शन होनी थी, लेकिन उसने वर्ड यूज किया स्मूथ वॉल। उन्होंने सीढ़ी को ऐसी दीवार के साथ अटैच किया है जिसके दरमियान कौन सी फ्रिक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट इसने कहा कि हाउ फार ऑफ द लेडर कैन अ मैन टेक विदाउट स्लिपिंग द टेक प्लेस। एक आदमी है वो सीढ़ी के ऊपर कितना चढ़ सकता है, कितनी हाइट तक चढ़ सकता है कि वो जो हमारे पास लेडर है वो लेडर स्लिप हुए बगैर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, मैं पेन क्लियर कर देता हूँ। लाइट लेडर हमारे पास एक सीढ़ी जिसका एक सिरा ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और एक सिरा उस दीवार के साथ टच कर रहा है जो कि स्मूथ है। स्मूथ भी उस वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि जो एक आदमी वो सीढ़ी के ऊपर कहां तक किस हाइट तक कितनी हाइट तक चढ़ सकता है कि जब सीढ़ी स्लिप ना हो। अब यहां पे चलते हैं आंसर पे, हम लिखते हैं कि कंसीडर a ladder whose length is equal to L। हमारे पास एक लेटर है जिसकी लेंथ कितनी L। कंसीडर a ladder whose length is equal to L which makes an angle alpha with the wall जो कि दीवार के साथ एंगल कौन बना रही है, एंगल एल्फा बना रही है। अज्यूम दैट a man can bring the ladder without slipping to the distance AD। क्या काम हमने किया, मैंने ये काम किया बच्चे कि हमारे पास एक लेटर थी, कंसीडर लेटर AD। AB लिखते लेटर को AB का नाम कंसीडर लेटर AD whose length is equal to L, जिसकी लेंथ कितनी है, which makes an angle alpha with the wall, जो कि दीवार के साथ एंगल अल्फा बना रही है। अज्यूम दैट a man can bring, फिर हमने ये किया कि एक आदमी जो उसके ऊपर चढ़ रहा है, फर्स्ट करें कि वो जो डिस्टेंस कवर करता है ना, यानी कि जहां पर सीढ़ी जाके स्लिप नहीं होती वहां पर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया थी x से। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास बच्चे एक लेटर A और B। अब ये लेटर ये हमारे पास बॉल A की लेटर है। अब इसको नाम दे देते हैं पॉइंट C। ये BC हमारे पास क्या है, बॉल। AB की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास किस चीज की ठीक है।
देखेंगे जो सीडी है, सीडी ग्राउंड के ऊपर क्या करेगी, एक्शन करेगी, उसके नीचे भी क्या होगा डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन किस तरह होती है, अपवर्ड, ये एक्शन आता है। सिमिलरली यहाँ पे इसको चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बात में। ये सीडी वॉल के ऊपर एक्शन करेगी, उसके नतीजे में ये वॉल इसके ऊपर क्या करेगी, ये एक्शन जिसको हमने ऐसे साथ। अब दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे फर्स्ट करना है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या करा हुआ है, आर्म करा, ठीक है। डी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैन करा। अब क्या होगा, इस मैन का जो वेट है वो किस तरफ होना है, डाउनवर्ड होना है। तो ये मैन का है। अब आप देखिए बच्चे कि जब यहाँ पे मैन, हमने ये बोला कि ये वो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से आगे मैन जाएगा तो क्या होगी, ये सीधी स्लिप हो जाएगी। तो जो सीधी स्लिप होना है वो किस डायरेक्शन में होना है, इस डायरेक्शन में स्लिप होना है। तो हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में ये पढ़ा है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फ्रिक्शन की फोर्स। अब ये जो सीधी है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो किस तरफ होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। फ्रिक्शन की फोर्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर के साथ। याद क्लियर होगी बच्चे बात, मैं भी रिपीट कर देता हूं। AB हमारे पास लैडर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी थी, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं। AB हमारे पास लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे, AD। B वो पॉइंट है जहां पे मैन खड़ा हो। अब जाहिर बात है यहां पे मैन खड़ा है तो उसका वेट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो मैंने आर पे आप देखिए हर चीज का एक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है। ये जो सीधी है AB लैडर है, इसका एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर। और ग्राउंड को किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, AC के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड आने के बाद भी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो AB का जो रिएक्शन है वो AC के ऊपर हो रहा है। तो AC का जो रिएक्शन होना है तो जाहिर बात है किस डायरेक्शन में होना है, अपवर्ड डायरेक्शन में होना है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये जो लैडर है इस वाल के ऊपर क्या करेगी, एक्शन करेगी, उसके नतीजे में ये वाल इस लैडर के ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, जिसको हमने S के साथ रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे बच्चे जो A से लेकर D तक दैट फर्स्ट करें तो जो मैन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, X के साथ, इसको आप X के साथ AD is equal to X। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, first condition of equilibrium, according to first condition of equilibrium, first condition of equilibrium में मुझे ये हमारे पास था कि बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स पैदा होती है उनका सम क्या होता है, जीरो। अब वो फोर्स के कंपोनेंट भी हो सकते हैं, चाहे तो उसका x कंपोनेंट हो या y कंपोनेंट हो। तो हम दोनों कंपोनेंट इसका मतलब है जीरो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम f of x इक्वल टू 0 है और f of y इज इक्वल टू 0। f of x इक्वल टू 0 f of y इज इक्वल टू 0 से क्या होगा, इससे बात बची ये है कि x एक्सिस के अराउंड जो फोर्सेस लग रही है वो भी 0 है और y एक्सिस के अराउंड जो फोर्सेस लग रही है वो भी 0 है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस के अराउंड फोर्सेस कौन सी लग रही है। तो यहां पे पता चलेगा f of x इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करें, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये चीज ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x। जरा गौर करिए, मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ। ये जो म्यू आर है किस डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में ना, लेकिन किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव ये वाली चीज म्यू आर, जो म्यू आर है वो किस डायरेक्शन में लाइक है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। और ये जो s x की डायरेक्शन किस तरफ है, देखिए गौर करें तो उस तरफ मीन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब है जो ऐसा होगा मैं नहीं करता, यहां पे करता। अब इसके बाद बचे जरा देखिए, मैंने आपसे कहा था f of x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ये कहा था पॉजिटिव x की तरफ जो भी
फोर्स होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स की तरफ जो भी फोर्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मीन r इज इक्वल टू s। इसको आप इक्वेशन का नाम है। सिमिलरली अब हम fy को फाइंड आउट करेंगे, तो fy में क्या होगा, fy इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए कि फोर्सेस कौन से लगने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और ये नेगेटिव। अब अच्छा इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए r की डायरेक्शन है वो लॉन्ग पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि r इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये जो w वेट है हमारा इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब w इज इक्वल टू नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे भी वही था कि जो पॉजिटिव y की तरफ होगा तो उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव की तरफ होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल आएगा, w। इसको पुट कर दें इक्वेशन 1, पुट इन 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो ये चीज क्या रहेगी, s इज इक्वल टू r की जगह क्या चीज आ गई, w, ये चीज क्या होगा, u w, s इज इक्वल टू म्यू w। r की जगह पे सिर्फ उसकी वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट बात आगे बचे अकॉर्डिंग, यहां पे तो हमने फर्स्ट कंडीशन यूज की, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन में क्या होता था कि जो हमारे पास स्टार्ट होता था वो इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम की बचे कि हमारे पास स्टार्ट होगा इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे सबसे इसका मतलब है कि जो टार्क है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टार्क के लिए आप क्या काम करेंगे पड़ेगा आपको, टार्क के लिए क्या काम करना पड़ेगा, टार्क के लिए बच्चे आपको ये काम करना पड़ेगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट क्या कर रहे हैं हमने, लेकिन मैंने बहुत ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। अब ये कैसे कैसे पता चला कि ए के अराउंड नहीं है, एक बात होती है ना लिखने की, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, मैंने ए ही लिखा, तो ए लिखने की क्या बात है, बच्चों के माइंड में आ जाते हैं। तो इससे बच्चे ये है टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए हमने इस वजह से लिया, हमने क्या कहा था, अब देखिए फोर्सेस अप्लाई हो रही है, फोर्सेस किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्पैनर, उसमें क्या है हमारे पास ये स्पैनर था, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज उसमें क्या है, ये उसको ओपन कर रही है। अब यही सिमिलर डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास W आ गया, ये पॉइंट हमारा D हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ, देखिए ये फोर्स W D और ये चीज A, इसके साथ अगर आप कंपेयर करें, उस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन, यानी कि इसको हम बोलते हैं, ये टार्क की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, कि इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फोर्स आप यहां से लगा रहे हो, फोर्स आप यहां से लगा रहे हो, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ए के ऊपर पड़ रहा है, इस वजह से हमने टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अच्छा बच्चे समझ लगी आपको कि ए को ही हमने इस वजह से लिया टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, क्योंकि ए वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाने से इफेक्ट हो रहा है। कौन सा इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, ए के ऊपर हो रहा है। अब दूसरी फोर्स हम यहां से लगा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ना वेट है, वेट की सारी बात है, पर वेट क्या है हमारे पास, फोर्स ही है, तो वेट फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा बच्चे, तो यहां पे मैंने आपको डिस्कस किया कि जैसे बी के ऊपर फोर्स लगाने से ए के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वैसे बी के ऊपर फोर्स अलग से ऊपर क्या होगा, वैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है,
इस एक के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर एस भी फोर्स है, जाहिर बात है कि जब एस फोर्स लगाएगी तो इफेक्ट किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर। इस वजह से भी टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए नहीं लिखा। अब देखिए हमने मूवमेंट आर्म फाइंड आउट करना है किसका, एडी और डब्ल्यू का। ये ट्रायंगल है यहाँ से ए, ये बी है, ये डब्ल्यू। तो हमने क्या कहा, हमने कहा था दीवार के साथ एंगल कौन सा बनना है, एंगल अल्फा बनना है। तो जाहिर बात है एंगल अगर यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा होगा, अल्फा ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एंगल क्या होगा, अल्फा। अब थोड़ा और कीजिएगा, ये इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड कर देते हैं। ये हमारे पास वेट से काम किया कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स। एडी हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म। अब अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने ये ले लिया एडी डब्ल्यू। फाइनली इसको मैंने गैस का नाम दे दिया, मूवमेंट आर्म यहाँ पर फोर्स कर दी। हमने तो ये पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मूव करने की क्या होता है कि जो मूवमेंट आर्म का फोर्स एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैंने आप लोगों से क्या बोला था, मैंने कहा था आपने मूवमेंट आर्म के दो कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, अल्फा एंगल के सामने वाली लाइन दो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर तो इसमें आता है साइन भी। तो इसका मतलब है कि एडी हमारे पास है ना, आर्म के कंपोनेंट कौन सा हुआ, एडी साइन का। मूवमेंट आर्म को हमने एडी के साथ रिप्रेजेंट किया है और एडी का जो ये कंपोनेंट है एडी साइन का, और ये वाला एडी और अब थोड़ा सा और नीचे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वेट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका मतलब हम ये जो कंपोनेंट है ए एक्स, ये दे ये हमारे पास क्या है, फोर्स, और ये हमारे पास मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है हमारे पास ये साइन। ठीक है, वैसे ए साइन अब बता रहा है, मैं कैलकुलेट करना बता इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, W इनटू एडी साइन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब आप ये फाइंड करेंगे दूसरी एडी बन, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी है, यहां पे एक लाइन बन गया और इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा है। तो बच्चे यहां पर थोड़ा और करें आपको, चलिए इससे पहले पहले ये टार्क देखिए कि जो हमारा टार्क की क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए अगर देखिए यहां पे थोड़ा साइड से ये इसकी रोटेशन देखिए, फोर्स की रोटेशन देखनी है, फोर्स हमारे पास ये है, फोर्स की रोटेशन किस तरह, क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि टॉर्क क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज आप जब मूव कर रहा तो ये टॉर्क कौन सा है, क्लॉकवाइज। अब इस तरह से बचेगा ना कि हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क क्या होगा, ये एडी हमारे पास यहां पे लिखिए, ए बी ए, फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स, ए बी कंपोनेंट यहां पे एंगल हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा, ए बी हमारे पास मूवमेंट आर्म है, एस फोर्स, जो मूवमेंट आर्म है फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट डाल देने पड़ेंगे। ये जो कंपोनेंट होगा ए बी cos अल्फा हो जाएगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो ए बी साइन। ठीक है बच्चे, क्योंकि अल्फा के सामने परपेंडिकुलर एंगल होता है, जो भी लाइन हो वो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर साइन है। तो हमने फोर्स के जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट मूवमेंट आर्म का वो लेना है। तो ए बी cos अल्फा, देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मूवमेंट आर्म किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो है क्या, ए बी cos अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, s into a b cos अल्फा। अब आप कहेंगे सर आपने चीज इक्वल लिख दिया, इक्वल क्यों लिखा, यहां पे मैंने लिखा टार्क इक्वल टू 0। तो बच्चे टार्क तब ही 0 होता है जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। तो क्लॉकवाइज टार्क हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे देखिए आप हमें नाम ये फोर्स किस डायरेक्शन
कंडीशन इसे भी देखते हैं मोमेंट फोर्स की डायरेक्शन में लगती है इस तरह, यानी ये कैसे मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है। तो ये कैसी रिलेशन है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज या अदर को आपस में इक्वल। अब इसके बाद बचे देखिए ऐसा हमारे पास इस चीज की इक्वल ऐसे इक्वल म्यू डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू हो गया ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ए से डी तक का डिस्टेंस x है और ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस l है। एडी की जगह पे क्या होगा x आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा, s की जगह पे क्या निकाल देंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे म्यू डब्ल्यू, एडी की जगह पे l और अब हमने तो x मालूम कर लिया, x इक्वल टू म्यू w l cos अल्फा डिवाइडेड बाय w sin। तो बच्चे ये चीज कैसे हो जाएगी, x इज इक्वल टू म्यू l cos, और ये वो डिस्टेंस है जिसके डिस्टेंस पर चढ़ने के बाद